मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। यहां सीएम 2 दिन रहेंगे और अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। आज सीएम ने पिथौरागढ़ पहुंचकर 126 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन योजनाओं की लागत 344 करोड़ है। सीएम का कहना है कि पिथौरागढ़ के विकास के लिए ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए उनकी सरकार सभी योजनाओं को धरातल पर ला रही है। पिथौरागढ़ शहर का जो विकास है वो एक मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में इन शहरों को भी जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पिथौरागढ़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने सबसे पहले पार्टी ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याएं भी जानी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता पूरी तरह कमर कस ले। सीएम का कहना है कि उनकी सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, सभी पदाधिकारियों के बीच में, सबके बीच में जा रहे हैं। उनके बीच में से जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो आगे होने वाले काम हैं, उन सब पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ त्वरित रूप से हमने एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण। इससे पहले सीएम धामी आज टिहरी के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने गजा के घंटाकर्ण मंदिर में कई योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी कोशिश कर रही है और चारधाम यात्रा में सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही हवाई और रेल कनेक्टिविटी पर भी काम किया जा रहा है। तृतीय चरण की भी अभी केदारनाथ जी में अप्रैल माह से काम प्रारंभ हो गया। चारों धामों में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, हवाई कनेक्टिविटी को ठीक प्रकार से दुरुस्त किया जा रहा है, रेल की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है। देहरादून में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद पटेल, राज्य प्रभारी दुष्यंत कुमार के साथ इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बातचीत हुई। सभी 33 कमेटियों के प्रमुख और सह प्रमुखों के साथ ये मीटिंग हुई। पार्टी ने दिसंबर तक के सारे कार्यक्रम तय कर दिए हैं। 15 से 30 दिसंबर के बीच अलग अलग मोर्चों के विधानसभा सम्मेलन होंगे और मैनिफेस्टो के लिए हर विधानसभा से सुझाव लिए जाएंगे। 20 दिसंबर के बाद हर विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं होंगी। तो वहीं जेपी नड्डा भी 15 नवंबर को चमोली के स्वाट गांव पहुंचेंगे, जहां शहीद सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 दिन 3 दिन आप प्रदेश कार्यालय में आकर अपने डिपार्टमेंट का पूरा अध्ययन करके हम कर सकते हैं चुनाव की दृष्टि से, और ये सबको कहा गया है। अगले 24, 25, 26 तारीख में इन सभी डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग बैठकर बैठकें होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी माने तो चुनाव के बाद तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी में जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया, जरूरी नहीं है कि हर बार वही बनेगा। विजय बहुगुणा ने कहा कि यहाँ रोटेशन प्रणाली है और सबको यहाँ मौका मिलता है। साथ ही विजय बहुगुणा ने कहा कि राज्य में बीजेपी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। 60 पार का नारा ज्यादा है और कार्यकर्ता उत्साह में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी मगर 60 सीटों के साथ नहीं। कार्यकर्ता उत्साहित होकर के नारा दे रहे होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे ताकि किसी प्रकार का दबाव ना हो। रोटेशन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी में, अब सबको समझ में आ गया। गुजरात में कर दिया कि नहीं किया? वंस अ मिनिस्टर, वंस अ चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज अ चीफ मिनिस्टर, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, कल आप पार्टी का काम कर सकते हैं। तो जो रोटेशन पॉलिसी है तो वेलकम, अच्छी बात है। उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। सजवाण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी मां है। सजवाण ने कहा कि मैं 2016 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं गया, जब मुझे 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा था। अब तो इसका सवाल ही नहीं है। सजवाण ने कहा कि षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाई जा रही है। मैं तो चूंकि माननीय विजय बहुगुणा जी के साथ तो मैं बहुत राइट हैंड रहूंगा, और उस समय जब वो पार्टी छोड़ के जा रहे थे, हमें 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर दी, तब हमने पार्टी नहीं छोड़ी और आज हम पार्टी
पार्टी से मेरी पार्टी हमारी, मैंने उस दिन भी कहा था, कांग्रेस पार्टी हमारी मां है और जिस मां ने हमें मां को जिसके उस पर हम आ रहे हैं इसके हम सेवा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो सदन के अंदर अफवाहें फैलाई जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। रावत ने कहा है कि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव लड़ाने की है ताकि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंच सके। हालांकि रावत ने अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान पर ही छोड़ा है। पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरी प्रेफरेंस चुनाव लड़ाना है, क्योंकि जब जब मैंने चुनाव लड़ा है पार्टी तब तब सत्ता में आई है। क्योंकि कोई न कोई कंपेन करने वाला चाहिए, इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाला चाहिए, लोकल फेस, और बाकी पार्टी को निर्णय करना है, जहां से कहेंगे हम वहां से लड़ेंगे। कांग्रेस नेता एक बार फिर 2 दिन गांव में बिताने जा रहे हैं। कोशिश हर वर्ग के साथ कनेक्शन बनाने की है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की इस कोशिश में कोई दम नहीं दिखता। 2022 चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस गांव में कनेक्ट बेहतर करना चाहती है। महिलाओं, युवाओं और दलितों को साथ जोड़ना चाहती है। इसी कोशिश में कांग्रेस के बड़े नेता 2 दिन अलग अलग जिलों के गांव में बिताएंगे। प्रभारी देवेंद्र यादव पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत अल्मोड़ा और चंपावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह देहरादून के चक्राता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय टिहरी के गांव में रुकेंगे। कांग्रेस को भरोसा है कि गांव में जाने की कोशिश 2022 में रंग लाएगी। गांव की ओर कांग्रेस जा रही है और मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो ये बयां कर रही है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई है और कांग्रेस फिर से इस राज्य के अंदर अपना परचम लहराने जा रही है। इस बार कांग्रेस का फोकस पहाड़ी जिलों पर है, जहां 2017 में कांग्रेस के लिए रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। ऐसे में हर 5 साल में सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है और यही बात बीजेपी को भी परेशान कर रही है। 5 साल गए नहीं, आज उनको 5 साल के बाद गांव की याद आ रही है। आपने विधानसभा में जन समस्याएं उठाई नहीं, आज आपको जनता की याद आ रही है। उत्तराखंड में अब तक के 4 विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है और उत्तराखंड की जनता ने विपक्षी पार्टी को सत्ता सौंपी। ऐसे में राज्य के 5वें विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर दांव चलकर गांव-गांव पहुंचकर चुनावी बाजी हर हाल में जीतना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने इगास और बूढ़ी दिवाली पर्व पर छुट्टी का ऐलान किया है और अब सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि उनकी सरकार लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है, इसीलिए इगास और बूढ़ी दिवाली पर्व पर उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया है। पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि आने वाली पीढ़ी उत्तराखंड की संस्कृति के साथ ही यहाँ के लोक पर्वों के बारे में भी जाने। साथ ही सीएम प्रदेशवासियों से पूरे उत्साह के साथ इगास मनाने की अपील सीएम ने की है। लोक महत्व का त्यौहार है, लोक संस्कृति हमारी बढ़नी चाहिए और आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको हमारी संस्कृति और हमारे पुराने पर्वों के बारे में, संस्कृति के बारे में ठीक प्रकार से उनके स्मरण में रहे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इगास चूँकि एक बड़ा पर्व है और वो पर्व पर एक यहाँ पर मनाया जाता है, उसको आगे भी आने वाले समय में मनाया जाता रहे और बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास की सरकारी छुट्टी को 14 की जगह 15 नवंबर को देने का फैसला लिया है, जिस पर पूर्व सीएम और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि छुट्टी का पूरा फैसला चुनाव को देखकर लिया गया है। रावत ने निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि आखिर पिछले 4.5 साल तक सरकार को हमारे लोक पर्व की याद क्यों नहीं आई। इतने साल में आपको मालूम हुआ कि उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है और यदि छुट्टी का ऐलान करना था तो पहले करते ना। जब चुनाव आता देखा, अब दस्तक दे रहा है चुनाव
और आप जो है छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की आज मुलाकात हुई। बलूनी ने बताया कि लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली को लेकर राज्यपाल काफी उत्साहित हैं और राज्यपाल ने कहा कि वो भी इस बार धूमधाम से इगास मनाएंगे। बता दें कि पिछले 2 साल से अनिल बलूनी इगास को लेकर मुहिम चला रहे हैं और इस बार अनिल बलूनी भी पौड़ी स्थित अपने गांव नकोट जाकर इगास का त्योहार मनाने वाले हैं और उन्होंने सभी से इसको मनाने की अपील भी की है। किच्छा में सिरौली कला को नगर पालिका से नगर पंचायत बनाने के सरकार के फैसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सचिव शहरी विकास निदेशक शहरी विकास के साथ डीएम उधम सिंह नगर और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल किच्छा के नईम उल शान खान और मोहम्मद इमरान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें पालिका को नगर पंचायत बनाने की बात कही गई है। उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज में अन्य राज्यों से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर एसटीएफ ने खास तौर पर नजर बढ़ा दी है। गुरुवार को देर रात 2 कश्मीरी स्टूडेंट्स को पहले पूछताछ के लिए उठाया था। साथ ही अब इलेक्शन को लेकर चौकसी और हरिद्वार ऋषिकेश में भी खास तौर पर कश्मीरी और विदेशी छात्रों पर नजर है। एसएसपी एसटीएफ अजय राय ने बताया कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर अब खास तौर पर नजर है। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटी के इन्वॉल्वमेंट को भी देखा जा रहा है। छात्रों की संख्या के लिहाज से हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़ी डिग्री कॉलेज एमबीपीजी में शुक्रवार को बवाल हुआ। एडमिशन लेने आए सभी छात्रों को एडमिशन न मिलने से छात्र नाराज हो गए और सभी को एडमिशन देने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन की तरफ से पुलिस की मांग की गई। पुलिस ने पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। किच्छा के प्राग फार्म में प्रस्तावित एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की कवायद तेज हो गई है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की अगुवाई 8 सदस्यीय टीम किच्छा पहुंची, जहां टीम ने स्थानीय विधायक राजेश शुक्ला और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्राग फार्म में चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया। टीम ने खुरपिया फार्म में 2 जगहों पर भी एम्स सेंटर के लिए संभावनाएं तलाशी। इसके बाद टीम अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। एक कमेटी गठित हुई है जिसका मैं पार्ट हूँ और एम्स डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश को रिपोर्ट देना है सरकार को। हमें राज्य सरकार के द्वारा एक भूमि जो है निर्धारित की गई थी 100 एकड़ का, जो हमने देखा। फिर माननीय विधायक साहब आए थे। बद्रीनाथ धाम में अचानक सर्दी बढ़ने से पानी जमने लगा है। नदी नाले तक जमने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर तापमान -3 से 4 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है और दिन में भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर यात्रियों का भी जमावड़ा है, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आज से 3 दिन के पिथौरागढ़